नमस्कार। YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। लाइव क्लास वीडियो सीरीज के क्रम में आज हम बीएससी पार्ट प्रथम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट प्रथम मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के हमारे कंटेंट हैं जनरल इंट्रोडक्शंस ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म्स एंड सम बेनिफिशियरी टर्म्स विच इज यूजफुल इन रिएक्शन मैकेनिज्म्स। तो शुरू करते हैं सामान्य परिचय से। हम जानते हैं जनरली इन रिएक्शन मैकेनिज्म्स ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सामान्यतः हम जानते हैं अभिक्रियाओं के अंदर सहसंयोजक बंध टूटते हैं या नए बंधों का निर्माण होता है और सहसंयोजक बंध में एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशंस होता है और ये कोई आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इस ऑर्गेनिक रिएक्शंस में प्रारंभिक अणु हैं जिनको हम अभिकारक कहते हैं और जो ये अभिकारक इनको हम क्रियाकारक भी कहते हैं और ये आपस में परस्पर क्रिया करके उत्पाद या क्रियाफल का निर्माण करते हैं। हमें देखने में जनरली ये रिएक्शंस एक अभिक्रिया है जहाँ ये अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। हमें एक पद में दिखाई दे रही है। हो सकता है अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए इस अभिक्रिया को अनेक पदों से गुजरना हो, तो वास्तविक उन अनेक पदों की अध्ययन ही हम रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के माध्यम से समझ सकते हैं और इन विभिन्न पदों का हम विस्तारपूर्ण अध्ययन है वो क्या कहलाती है, रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाती है कि उक्त अभिक्रिया किस क्रियाविधि के द्वारा संपन्न हुई है। देखने में हमें अभिकारक है वो प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उत्पाद का बनाते हैं। उत्पाद का बनना अभिकारकों से एक पद में भी संपन्न हो सकता है, विभिन्न वास्तविक पदों से भी संपन्न हो सकता है। तो उन वास्तविक पदों का विस्तारपूर्ण अध्ययन ही अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाता है। कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म्स के अंदर आवश्यक है। तो टर्म्स हैं कर्व्ड एरो नोटेशंस, वक्र तीर संकेतन। कर्व्ड एरो नोटेशंस क्या है? सिंपली हम डैश जो है उसको हम एक सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड को प्रदर्शित करता है। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल सहसंयोजक बंध है तो सी डैश सी, और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को शो करना है तो सी डबल डैश सी, और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो सी ट्रिपल डैश सी। तो ये इनका नोटेशन है। डैश का किसका नोटेशन है? डैश का है वो कोवेलेंट बंध सहसंयोजक बंध का संकेतन है। इसी प्रकार यदि कहीं एरो कर्व्ड एरो का चिन्ह साइन आपको देखने को मिले तो हम समझेंगे कि उक्त रिएक्शन मैकेनिज्म्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन हुआ है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन शो कर रहा है? इट्स शोज माइग्रेशंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी प्रकार कुछ टर्म्स हैं हाफ हेडेड एरोज या हम इसको फिश हुक एरोज भी कहते हैं। इट शोज ओनली माइग्रेशंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये टर्म हैं, इस संकेतन के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हुआ है। कर्व्ड एरो का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन हुआ है। पहले ही बता चुके हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म्स या अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशंस होता है और रीडिस्ट्रीब्यूशंस में इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन होता है और इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशंस स्थायी तौर पर भी होता है और अस्थायी तौर पर भी होता है। तो ये बाद में चर्चा करेंगे। इससे पहले यहाँ आप देख सकते हैं ए और बी कोई परमाणु है, इनके मध्य 2 डैश है, इसका मतलब डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में एक सहसंयोजक बंध है वो सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा कौन सा बॉन्ड है? दूसरा पाई बॉन्ड है। यदि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन हो रहा हो ए परमाणु और बी परमाणु के बीच में जो उपस्थित पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन बी परमाणु की ओर हो रहा है और ये कर्व्ड एरो साइन ये प्रदर्शित कर रहा है कि पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, कहाँ माइग्रेट हो रहे हैं? बी परमाणु की ओर। तो बी पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने के कारण, और ए पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण एक प्लस चार्ज उपस्थित हो जाएगा। इसी प्रकार हमें आयनिक स्पीशीज प्राप्त होगी। और हम और देखते हैं यहाँ पे यदि
ए और बी के बीच में पाई बॉन्ड है और इस पाई बॉन्ड में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन्स हाफ हेडेड एरो या फिश हुक एरो के माध्यम से प्रदर्शित हो रहे हैं। इसका मतलब है कि पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बी परमाणु की ओर मूव हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ए परमाणु की ओर मूव हो रहा है। इस प्रकार पाई बॉन्ड में जो बंधित इलेक्ट्रॉन्स है उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ ए परमाणु की ओर और बी परमाणु की ओर और एक एक इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होने से ये बाई रेडिकल फ्री रेडिकल बने हैं, जिसको हम बाई रेडिकल्स कहते हैं। इसी प्रकार यदि सिंगल बॉन्ड है ए और बी के मध्य और इस ए और बी के मध्य जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड के उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन्स यदि फिश हुक एरो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन ये प्रदर्शित कर रहा है फिश हुक एरो कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसका एक इलेक्ट्रॉन बी की ओर शिफ्ट हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ए की ओर शिफ्ट हो रहा है। इस प्रकार ये बॉन्ड ब्रेक होगा कोवलेंट बॉन्ड और ए और बी हमें फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक प्राप्त होंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन है वह इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन दो प्रकार से हो सकता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है मीजोमेरिक इफेक्ट, जैसे प्लस एम इफेक्ट हो, माइनस एम इफेक्ट हो। इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स में इलेक्ट्रॉन्स का जो माइग्रेशन है वो अस्थायी होता है। इट्स टेम्पररी माइग्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या हो सकते हैं? प्लस एम इफेक्ट भी है और माइनस एम इफेक्ट भी है। इसी प्रकार इंडक्टिव इफेक्ट जो कि हम प्रेरण प्रभाव के रूप से जानते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट में परमानेंट इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन होता है। माइग्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो परमानेंट होता है, स्थायी होता है, जैसे प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, ये इंडक्टिव इफेक्ट है। और प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट जो मीजोमेरिक इफेक्ट के नाम से जाने जाते हैं उनको हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो कुछ और टर्म्स हैं, होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। बंध का समांश एवं विषमांश विखंडन। तो समांश विखंडन कब होता है और विषमांश विखंडन कब होता है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। होमोलाइटिक क्लीवेज, सपोज कीजिए ये कोई ए परमाणु है और बी परमाणु है, इनके बीच में एक डैश का मतलब है कि एक सहसंयोजक बंध है और एक सहसंयोजक बंध का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन युग्म। एक इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन बी का है और एक इलेक्ट्रॉन ए का है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म यदि ए और बी के बीच में बंध का इस प्रकार विखंडन हो कि ए के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन आ जाए और बी के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, या यूं समझें कि बंध का बिल्कुल सिमेट्रिक क्लीवेज हो या सिमेट्रिक इसका फिशन हो, उस समय जो साजित इलेक्ट्रॉन है, ए का साजित इलेक्ट्रॉन ए के पास और बी का साजित इलेक्ट्रॉन बी के पास आ जाता है। इस प्रकार के विखंडन को हम होमोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं और इसको सिमेट्रिकल फिशंस भी कहते हैं। और एकदम बंध का मध्य भाग से इनका विखंडन होता है। ये तो हुआ होमोलाइटिक फिशंस क्लीवेज। इसी प्रकार देखिए Cl2 अणु है और Cl2 अणु में एक Cl परमाणु का ये इलेक्ट्रॉन साजित इलेक्ट्रॉन और Cl दूसरे परमाणु का ये साजित इलेक्ट्रॉन है और इन एक इलेक्ट्रॉन युग्म से कोवलेंट बॉन्ड बना है। यदि कोवलेंट बॉन्ड का मध्य से क्लीवेज इस प्रकार होता है कि जो दोनों Cl परमाणु अपने अपने साजित इलेक्ट्रॉन स्वयं के पास उपस्थित हो जाते हैं और इस प्रकार के विखंडन को हम क्या कहते हैं? होमोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। और होमोलाइटिक क्लीवेज में जनरली रेडिकल्स का निर्माण होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्लोरीन मुक्त मूलक, और ये क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार यदि ए और बी परमाणु के मध्य पाई बॉन्ड उपस्थित है और यहाँ देख सकते हैं आप ए और बी, एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है। यदि सिर्फ पाई बॉन्ड का समांश विखंडन होता है तो पाई बंध में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन्स यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म, उस युग्म का इस प्रकार वितरण होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है कि ए द्वारा साजित इलेक्ट्रॉन्स ए के पास और बी द्वारा साजित इलेक्ट्रॉन बी के पास उपस्थित हो जाता है और सिग्मा बॉन्ड जो सहसंयोजक बंध है सिग्मा बॉन्ड वो एजिट रहता है। इस केसेज में दो मुक्त मूलक बन जाते हैं एक ही अणु में, तो इसको हम बाई रेडिकल कहते हैं। ए
मुक्त मूलक परमाणु और बी मुक्त मूलक परमाणु, लेकिन एक ही अणु में दो रेडिकल्स हैं, इसको हम बाई रेडिकल्स कहते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं हिट्रोलाइटिक क्लीवेज। हिट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या है? हिट्रोलाइटिक क्लीवेज को हम अनसिमेट्रिकल फिशंस भी कहते हैं। असममित रूप से बंद का क्लीवेज या विखंडन या टूटना कहते हैं। ए और बी के बीच में कोई सहसंयोजक बंध है और ए द्वारा साजित इलेक्ट्रॉन और बी द्वारा साजित इलेक्ट्रॉन लगभग ए और बी की यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता समान है तो लगभग साजित इलेक्ट्रॉन्स का जो युग्म है वो सहसंयोजक बंध में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स युग्म है वो मध्य में होता है। और इस इलेक्ट्रॉन्स इस सिग्मा बंध का, इस सहसंयोजक बंध का क्लीवेज इस प्रकार हो कि जो साजित इलेक्ट्रॉन्स युग्म ए और बी वाला इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के पास हो जाए और दूसरे परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, तो इस प्रकार के विखंडन को हिट्रोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। यहाँ आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं ए और बी के बीच में जो सहसंयोजक बंध है उसका विघटन मध्य में से नहीं होकर के ए के नज़दीक से होता है, तो जो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म है बी के पास रह जाते हैं और बी के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने से यहाँ नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ और एक इलेक्ट्रॉन से जो स्वयं के साजित इलेक्ट्रॉन ए वाला बी के पास चले जाने से ए पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इसको हम ए धनायन या इलेक्ट्रॉन्स की कमी ए प्लस से दर्शाते हैं। इसी प्रकार हमें आयनिक स्पीसीज या आइंस मिलते हैं यदि अनसिमेट्रिकल फिशन होता है सहसंयोजक बंध का। और आप इसी प्रकार टी ब्यूटिल एल्कोहल के क्लीवेज के बारे में आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। ये टी ब्यूटिल एल्कोहल है। टी ब्यूटिल एल्कोहल में देखो बंध का विखंडन एसिमेट्रिकल होता है और सिग्मा बंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं सहसंयोजक बंध के वो OH के पास चले जाते हैं, तो OH माइनस रेडिकल हुआ और टी ब्यूटिल जो धनायन है वो इस प्रकार ये है, दो आयनों का निर्माण हुआ OH माइनस एंड टी ब्यूटिल धनायन। इसी प्रकार यदि पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का हिट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है, तो यानी कि असमान विघटन, पाई बॉन्ड का असमान विघटन या ए और बी के बीच में ये पाई बॉन्ड है और इस पाई बॉन्ड में जो साजित इलेक्ट्रॉन है वो मध्य में है, लगभग मध्य में, और इसका अनसिमेट्रिकल फिशन यहाँ से हुआ है, इसका विखंडन हुआ है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस कहाँ चले जाएंगे? बी के पास चले जाएंगे। ए वाला इलेक्ट्रॉन भी बी के पास और बी का स्वयं का साजित इलेक्ट्रॉन बी के पास, तो बी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, और ए के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये हिट्रोलाइटिक फिशंस के एग्जांपल्स हैं, आपने अभी जाना। और बाइपोलर स्पीसीज का निर्माण हुआ यदि पाई बॉन्ड का हिट्रोलाइटिक क्लीवेज हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएजेंट। टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स में अभिकारकों के प्रकार हम पहले भी आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में समझा चुके हैं कि कोई भी अभिक्रिया है उसके जो प्रारंभिक अणु हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। प्रारंभिक अणु परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं जिसको हम क्रिया फल कहते हैं या हम इसको उत्पाद कहते हैं। या ये क्रियाफल, क्रियाकारक से क्रियाफल विभिन्न पदों में भी संपन्न हो सकती है अभिक्रिया और एक ही पद में संपन्न हो सकती है। तो इन अभिक्रिया संपन्न में क्रियाकारक में कौन कौन से अभिकारक भाग लेते हैं? तो रिएजेंट्स अभिकारक क्या हैं? रिएजेंट्स के बारे में हम जानते हैं कि तीन प्रकार के रिएजेंट्स हैं। नंबर 1 है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स, 2 नंबर है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और 3 नंबर है फ्री रेडिकल्स। तो कितने प्रकार के रिएजेंट्स हैं? 3 प्रकार के, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स एंड फ्री रेडिकल्स। नाभिक स्नेही अभिकारक और इलेक्ट्रो स्नेही अभिकारक एंड मुक्त मूलक अभिकारक। ये जो अभिकारक हैं, रिएजेंट हैं, इनको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। इन तीनों प्रकार के अभिकर्मकों में हम प्रथम अभिकर्मक हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, या हम इसको नाभिक स्नेही अभिकर्मक भी कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स क्या हैं? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स डोनर स्पीसीज को हम न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स 2 प्रकार के हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल
या न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या हैं। इनके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जिस प्रकार ये हाइड्राइड आयन है H-, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं। इनके पास एक इलेक्ट्रॉन का आधिक्य होने के कारण H परमाणु पर नेगेटिव चार्ज या ऋणात्मक चार्ज उत्पन्न हुआ है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का आधिक्य होने के कारण ये अन्य कहीं जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो या नाभिक हो जिसको हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर बोलते हैं, वहाँ पे उसकी ओर अट्रैक्ट होता है, उसकी ओर स्नेह रखता है। तो इस प्रकार के रिएजेंट या अभिकर्मक को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं या नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। तो आप देख सकते हैं F-, Cl-, Br-, I-, OH हाइड्रोक्सिल आयन है OH-, या इथोक्साइड आयन है C2H5O-। ये सारे के सारे निगेटिव चार्ज वाले हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं। या किसी नाभिक को जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखते हों, इनको हम नेगेटिव चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और सेकंड टाइप है न्यूक्लियोफाइल का न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में आप देख सकते हैं या न्यूट्रल ये इलेक्ट्रोफाइल लिखा गया है, या आपको क्या करना है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ये उदासीन न्यूक्लियोफाइल क्या है? उदासीन में H जल का अणु है जहाँ ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स का युग्म है। तो एक इलेक्ट्रॉन्स युग्म ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहीं नाभिक को दे तो सहसंयोजक बंध का निर्माण हो सकता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। किस कारण से? Lp के कारण से, इलेक्ट्रॉन युग्म के उपस्थित होने के कारण से। या एल्कोहल है, यहाँ भी ये भी उदासीन न्यूक्लियोफाइल है। और ये ईथर है, ये भी उदासीन न्यूक्लियोफाइल है। और RSH थायोल है, एल्किल लिथियम है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हैं। ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हाइड्राइड आइंस का ट्रांसफ़र होता है, यानी कि जो स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या है, हाइड्राइड आयन है। सोडियम बोरोहाइड्राइड में भी हाइड्राइड आयन है। और यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के बारे में देख सकते हैं आप। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में ये एल्किल है और ये मैग्नीशियम है और मेटल है। मेटल पे प्लस का चार्ज होगा और एल्किल जो पार्ट है वहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तौर पर कौन कार्य करेगा? R- या एल्किल जो माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इस प्रकार अमोनिया है, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन पर उपस्थित एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इस वजह से Lp की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगी, बिहेव करेगा। और इसी प्रकार प्राथमिक एमीन है, कार्बन डबल एथीन है, इथाइन है, बेंजीन है, ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल्स हैं। अब हम अध्ययन करते हैं नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। नाभिक जो स्नेहिता है, नाभिक स्नेही है, उसकी प्रबलता का क्या ऑर्डर है, नाभिक स्नेही की कितनी क्षमता है, इसको हम मेजर करते हैं नाभिक स्नेही की प्रबलता से। तो कोई भी अभिकर्मक या न्यूक्लियोफाइल है, उस न्यूक्लियोफाइल की प्रबलता कितनी है, और इस प्रबलता को हम किस प्रकार, ये प्रबलता किससे इफेक्ट होती है? ये प्रबलता यदि किसी अणु में +I इफेक्ट वाले सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी जुड़े हुए हों, तो +I वाले प्रतिस्थापी जुड़े होने के कारण इनकी जो प्रबलता का ऑर्डर है वो इंक्रीज होता है। तो +I इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी में वृद्धि होती है। तो आप देख सकते हैं +I इफेक्ट का मतलब है, +I इफेक्ट का मतलब है ऐसे प्रतिस्थापी, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो जो न्यूक्लियोफाइल है पहले से ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है,
पहले से ही, जैसे यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल पहले से ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और यहाँ कोई ऐसा सब्सटीट्यूएंट, एल्किल सब्सटीट्यूएंट है जो क्या, जिसकी टेंडेंसी क्या है, प्लस आई इफेक्ट की है। प्रेरणिक इफेक्ट कैसा है, प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि एल्किल समूह अपने इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन एल्किल समूह से न्यूक्लियोफाइल की ओर हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल पहले से ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को और इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है यदि पास में प्लस आई इफेक्ट का प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ हो तो यहाँ नाभिक जो स्नायु है, न्यूक्लियोफाइल है, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स के घनत्व में अभिवृद्धि हो जाती है, जिसके कारण नाभिक के प्रति इनकी प्रबलता बढ़ जाती है, नाभिक स्नेहिकता बढ़ जाती है। इसको हम न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आप यहाँ देख सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी देखो, Cl माइनस है वो प्रबल नाभिक स्नेही है, इससे कम Br माइनस है, और सबसे कम क्या है, इन तीनों के रिलेटिवली I माइनस है। तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर अनेक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। आरपीसी में भी कई बार क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं इस प्रकार के। नाभिक स्नेही प्रबलता का ऑर्डर लिखिए, तो आप लर्न कीजिए इसको। और नेक्स्ट है, यहाँ आप देख सकते हैं इथोक्साइड आयन है और OH माइनस आयन है और एसीटेट आयन है। इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर है, यहाँ इस प्रकार इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि हाइड्रोक्सिल आयन है, उससे प्रबल न्यूक्लियोफाइल कौन है, इथोक्साइड आयन है। इथोक्साइड आयन्स यहाँ देखिए, ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और यहाँ इथोक्साइड्स के अंदर देखिए, ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से C2H5 या CH2CH3 जुड़ा हुआ है। तो इथोक्साइड आयन है, C2H5 जुड़ा हुआ है। इथोक्साइड आयन का प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब है कि इथोक्साइड आयन से जो एथिल पार्ट है C2H5, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट करेंगे किस ओर, ऑक्सीजन की ओर। तो प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन्स का जो डेंसिटी है ऑक्सीजन पर और अधिक बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन पहले ही इलेक्ट्रॉन रिच है और अधिक रिच हो जाता है, जिसके कारण इसकी नाभिक के प्रति स्नेहिता बढ़ जाती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी की प्रबलता बढ़ जाती है न्यूक्लियोफाइल की। इसीलिए इथोक्साइड आयन प्रबल न्यूक्लियोफाइल है, जबकि OH माइनस है इससे दुर्बल है। तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर आपको लर्न करना है। जहाँ आपको समझने में दिक्कत हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, हम ज़रूर इस क्वेरी को समाधान करने के प्रयास करेंगे। इसी प्रकार देखिए, मेथिल जो है माइनस, ये NH2 माइनस है, OH माइनस है, F माइनस है, इनका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है। सेकेंड टाइप्स ऑफ रिएजेंट है, अभिकर्मकों का दूसरा प्रकार है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जो सेकंड पार्ट है, किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट कहते हैं या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाली स्पीसीज होती है, और इट इज़ इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। इट इज़ पॉजिटिव चार्ज्ड और न्यूट्रल स्पीसीज, ये उदासीन भी हो सकती है, और पॉजिटिव चार्ज्ड हैविंग स्पीसीज भी इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल हो सकती है। तो पॉजिटिव चार्ज्ड इस इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हैं, आप ज़रा ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल्स के तौर पर प्रोटॉन है H प्लस, X प्लस है, X प्लस का मतलब है हेलोजन पे प्लस यानी Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस। R प्लस का मतलब है कि एल्किल पार्ट पे प्लस का चिन्ह, जैसे CH3 प्लस है, C2H5 प्लस है, R2CH प्लस है, R3C प्लस है, RCO प्लस है, NO प्लस है, NO2 प्लस है। तो ये सारे NO2 प्लस हैं और NO प्लस हैं। यहाँ RN ट्रिपल बॉन्ड N, ये समूह है, ये सारे प्लस वाले पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीसीज हैं। वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रही है। यानी कि जिस स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की ओर अट्रैक्ट होगा, स्नेहिता रखेगा। इसको हम इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहते हैं।
कुछ एग्जाम्पल्स की ओर ध्यान दीजिए। न्यूट्रल स्पीसीज है वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी। इलेक्ट्रोफाइल जैसे लुईस अम्ल हैं, लुईस अम्ल जहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है, BeCl2, BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, AlCl3 है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये FeCl3 है, ZnCl2 है। ये लुईस अम्ल किसकी तरह बिहेव करते हैं? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। और ये SnCl4 है और SO3, और ये कार्बिन है CH2, और ये सारी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज हैं, न्यूट्रल हैं और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। तो ये एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेहिता की प्रबलता क्या है, इस प्रबलता को कौन प्रभावित करता है। यदि इलेक्ट्रॉन फाइल है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, उसके पास प्रतिस्थापी ऐसा जुड़ा हुआ हो जिसका -I इंडक्टिव इफेक्ट हो। -I इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब यह है कि यहाँ कोई इलेक्ट्रोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफाइल के पे पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, और यहाँ पे ऐसा प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है यहाँ पे जिसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो, नेगेटिव I इफेक्ट हो। नेगेटिव I इफेक्ट का मतलब जैसे फ्लोरो जुड़ा हुआ है तो फ्लोरो ये सारे -I इफेक्ट के, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने वाला समूह है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग समूह जुड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन्स ई जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन से सने रखने वाली स्पीसीज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है और -I समूह जुड़ने से और अधिक कमी हो गई, तो इस इलेक्ट्रोफाइल की जो प्रबलता है वो बढ़ जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेहिता बढ़ जाएगी। तो इस -I इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रोफिलिसिटी में वृद्धि हुई है। तो आप इनका ऑर्डर देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, मेथिल प्लस है CH3 प्लस, यहाँ CH3 CH2 प्लस हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसोप्रोफिल है धनाइन जो ये, और यहाँ आप देख सकते हैं टी ब्यूटिल धनाइन है। टी ब्यूटिल धनाइन है सबसे वीक इलेक्ट्रोफाइल है। सबसे वीक इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को काफ़ी हद तक कम कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहेगी नहीं, तो ये C+ है जो न्यूक इलेक्ट्रोफाइल है, वो अन्य इलेक्ट्रॉन जो सेंटर है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की ओर अट्रैक्शंस की क्षमता घट जाएगी। इसीलिए टी ब्यूटिल जो धनाइन है वो दुर्बल इलेक्ट्रोफाइल है, जबकि यहाँ मैथिल है, यहाँ मैथिल पर इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीसीज नहीं है, और यहाँ एथिल में एक इलेक्ट्रॉन देने वाला मेथिल समूह है, और आइसोप्रोपिल कैटाइन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले मेथिल जुड़े हैं, +I इफेक्ट वाले मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। तो सबसे प्रबल इलेक्ट्रोफाइल कौन सा हो गया, CH3+, उससे दुर्बल एथिल, उससे दुर्बल है आइसोप्रोपिल, और सबसे दुर्बल क्या है इन सीरीज में, टी ब्यूटिल कैटाइंस और धनाइन है। इसी प्रकार आप इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर यहाँ देख सकते हैं, CH2 + NO2। तो यहाँ CH2 ये इलेक्ट्रोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफाइल से कौन सा प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, NO2 जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, NO2। इस CH2 से NO2 क्या है, +I इफेक्ट वाला है। NO2 क्या है, NO2 का जो इफेक्ट है वो -I इफेक्ट है। -I का मतलब है कि CH2 से इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन किस ओर हो रहा है, NO2 की ओर हो रहा है। तो NO2 की ओर स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन्स खींचने वाला समूह है NO2। तो CH2 पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी पहले से ही है और अधिक डेफिशिएंट हो जाएगा CH2। तो ये CH2 जहाँ कहीं इसको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज दिखे या इलेक्ट्रॉन्स का जहाँ अधिक दिखे उसकी ओर इसका स्नेहिता बढ़ जाती है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी किसके मुकाबले, इस CH3 के मुकाबले। तो यहाँ इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसी प्रकार NO2+ है वो हाई प्रबल इलेक्ट्रोफाइल है NO+ से। इसी प्रकार आप देख सकते हैं Cl+ है, Br+ है, I आयोडाइड प्लस है, ये सारे क्या हैं, I+ हैं। ये इनका भी इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर इस प्रकार है कि यहाँ
इसकी विद्युत ऋणता Cl की ज़्यादा है और Br की इससे कम है और आयोडीन की सबसे कम विद्युत ऋणी है। और आकार का भी यहाँ कुछ इफेक्ट है कुछ हद तक। तो Cl प्लस है वो हाई इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसकी प्रबलता ज़्यादा है, क्योंकि ये उच्च विद्युत ऋणी है। तो इलेक्ट्रॉन्स को और जहाँ इसको इलेक्ट्रॉन का आधिक्य दिखे वहाँ इसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वनस्पत Br प्लस के और I प्लस के। तो अब थर्ड जो अभिकर्मक है वो है मुक्त मूलक। मुक्त मूलक फ्री रेडिकल्स। मुक्त मूलक इट इज़ न्यूट्रल स्पीसीज। यदि किसी अणु के सहसंयोजक बंध या पाई बंध के समान विखंडन से जो स्पीसीज बनती है वो क्या होती है, फ्री रेडिकल्स होती है। कोई भी हमने पहले भी अध्ययन किया है, सी डबल बॉन्ड सी या सी सिंगल बॉन्ड सी है, इसका समान विखंडन करते हैं तो साजित इलेक्ट्रॉन सी का यहाँ आ जाएगा, इस सी का साजित इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और इस बॉन्ड का विखंडन हो जाएगा। तो ये एक फ्री रेडिकल प्राप्त हुआ, ये दूसरा फ्री रेडिकल प्राप्त हुआ। तो ये थर्ड टाइप्स का जो अभिकर्मक है वो है फ्री रेडिकल्स। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ये प्रदर्शित नहीं करते हैं, न तो ये न्यूक्लियोफाइल हैं और न ही इलेक्ट्रोफाइल हैं। इसका कारण ये है कि इनका अष्टक है वो कंप्लीट होता है और कंप्लीट अष्टक होने के कारण ये और अधिक बंध बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। हमने पहले अध्ययन किया कि भाई जो धनायन होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो यहाँ धनायन है O3 H3O पॉजिटिव और ROH2 प्लस और NH4 प्लस RNH3 प्लस। ये धनायन होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। कारण कि ये अधिक बंध बनाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये इनका जो ऑक्टेंट है वो कंप्लीट होता है, अष्टक पूर्ण होता है और अधिक बंध बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए ये धनायन, इन पर धन आवेश होते हुए भी ये इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की तरह भी है वो नहीं करते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं समाप्त करते हैं। इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें,